Hello everyone. So here we're gonna talk about the reabsorption procedure as well as the secretion that takes place in the nephron. Before we start, let us understand a few transport mechanisms. Alright, तो यहाँ पे हम बेसिकली अब देखने वाले हैं कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. यहाँ पे हमें सबसे पहला ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमें पता है दो टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव. ऑलराइट, पैसिव में दो पर्टिकुलर टाइप्स हम काफ़ी फेमसली देखते हैं. सबसे पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. दोनों में ही जो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल है या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है या फ्लो ऑफ सॉल्यूट है, जो भी है वो ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इन दोनों में बस फ़र्क इतना है कि जो जैसे यहाँ पे डिफ्यूजन में अगर कोई लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है तो सीधा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है, लेकिन वही अगर हमें किसी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को पास कराना हो तो हमें उसके लिए कोई एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी. अब हो सकता है ये अकेला लेके जा रहा है तो यूनिपोर्ट है. अब ये दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ अंदर ले जाता तो ये सिम्पोर्टर होता. अगर ये एक को अंदर ले जाता, एक को बाहर ले जाता तो ये एंटीपोर्ट हो जाता. ऑलराइट, तो ये अलग अलग टाइप्स हमने यहाँ पे देख लिए. पैसिव डिफ्यूजन के बाद मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने यहाँ पे देखा दो टाइप के, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही क्लियर चीज़ है. हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हम यहाँ पे देख सकते हैं एटीपी के इस्तेमाल के थ्रू हमने 3 सोडियम बाहर पंप करे, उस तरफ पंप करे, और 2 पोटेशियम इस तरफ पंप करे. तो आप देख सकते हो ये एक एंटीपोर्ट सिस्टम है. ऑलराइट, अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ से आपने सोडियम की मात्रा कम कर दी, मतलब यहाँ पे आपने लो कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट किया और यहाँ पे आपने एक हाई कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट किया. ऑलराइट, तो बिकॉज ऑफ दिस एटीपी ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ने इस सोडियम को फोर्स किया फिर से इस तरफ आने के लिए. प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक हमने लो कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट किया, यहाँ पर हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन किया. इस जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो क्रिएट हुआ है इस एटीपी के कारण या इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण, उस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एटीपी वाले मैकेनिज्म ने उससे फोर्स किया कि वो इस हाई कॉन्सेंट्रेशन से इस लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आए. लेकिन जब ये काम हो रहा था साथ साथ वो अपने आप साथ ग्लूकोज को भी ले आया. ऑलराइट, तो यहाँ पर एक सिम्पोर्ट हुआ, लेकिन इसे हमने सेकेंडरी कहा. क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी हुआ टू द एटीपी विच वाज यूटिलाइज्ड इन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑलराइट, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले थर्ड चीज़ की तरफ, जो कि होती है बहुत फेमसली ऑस्मोसिस. सभी को पता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू एन एरिया ऑफ फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. जहाँ पर हमें पता है कि सॉल्यूट ज़्यादा है, जहाँ पे हमें पता है कि सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम वहाँ पर उसे पंप करेंगे तो उस कारण से ऑस्मोसिस उसे हम कहते हैं. ऑलराइट, देयर इज ग्रेडियंट. यहाँ पे किसी ये स्पेसिफिकली सिर्फ पानी के लिए इस्तेमाल होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट ड्रैग. सॉल्वेंट ड्रैग तब हम कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो चीज़ें वाटर सॉल्यूबल होगी. ऑलराइट, तो जब पानी का मूवमेंट होगा किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो जब वो परमिएबिलिटी रहेगी तो उस पानी में डिजॉल्व जो सब्सटेंसेस है वो भी सॉल्वेंट के साथ चले जाएंगे, माने पानी के साथ चले जाएंगे. तो इसलिए हम उसे कहते हैं सॉल्वेंट ड्रैग. यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं हम मेन 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव, पैसिव एंड ऑस्मोसिस. अब चलते हैं कुछ थोड़ा स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द नेफ्रॉन. तो यहाँ पर जो आप एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में क्लियरली एक नेफ्रॉन के बारे में बात हो रही है. यहाँ पर मेरे पास एक पेरिटिकुलर कैपिलरी है जिसमें ब्लड फ्लो होगा. ये जो है इस तरफ जो है मेरा ल्यूमन है मेरे नेफ्रॉन के टिब्यूल का, और ये जो सेल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं ये मेरे नेफ्रॉन के सेल्स होंगे, या पीसीटी के, डीसीटी के, काफ़ी सारे अलग अलग सेल्स होंगे. तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हो. एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो सेल्स के बीच में से हो रहा है, यहाँ से सीधा हमारे ल्यूमन से लेके पेरिटिबुलर कैपिलरी में, और ये हो रहा है अलोंग द टाइट जंक्शंस प्रेजेंट बिटवीन दीज टिब्यूल सेल्स. तो इसे हम कहते हैं पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. और जब ये पानी यहाँ से ल्यूमेन से पहले सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा और सेल के साइटोप्लाज्म से जब ये पेरिटिबुलर में जाएगा तो हम इसे कहेंगे ट्रांससेल्युलर. ऑलराइट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये है एपिकल मेम्ब्रेन, और ये जो है ये है बेसल मेम्ब्रेन.
कुछ लोग इसे बेसोलैटरल भी कहेंगे बिकॉज ये लैटरल मेम्ब्रेन है आपकी और ये बेसल मेम्ब्रेन है, तो अलोंग दिस कर्व आप उसे बेसोलैटरल मेम्ब्रेन कहोगे। यहाँ पे जो बीच में हमें दिख रहा है वो है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वंस अगेन ये हमारा ल्यूमेन, फिर ये हमारी एपिकल मेम्ब्रेन, फिर ये हमारा टिब्यूल सेल, ये टिब्यूल सेल का साइटोप्लाज्म, यहाँ पर ये लैटरल मेम्ब्रेन, ये बेसल मेम्ब्रेन, ये कर्व के अलोंग बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, फिर हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और हमारी पेरिटिबुलर कैपिलरी। ये जो ऑर्डर था या ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इस पिक्चर को अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि अब इसकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग इनटू समथिंग कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने फर्स्ट स्टेप कवर किया जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट एक्सक्रीशन इज नथिंग बट फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सेक्रेशन। ऑलराइट, अब हम आ चुके हैं उसके रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन वाले पार्ट पे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फिगर में, तो ये बेसिकली है हमारा एक पीसीटी का सेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसीटी सेल। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है एक पीसीटी का सेल। यहाँ पर हमारा ल्यूमेन, यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस और यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं पीसीटी में किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है और क्या होता है। मैंने टर्म समझा दिया था कि रीअब्जॉर्प्शन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी सब्सटेंस की आप बात करो तो फॉर एग्जांपल वो जीआईटी में पहले आती है, इंटेस्टाइन में सबसे पहला उसका एब्जॉर्प्शन होता है और दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट सब्सटेंस विल एंटर इनटू द ब्लड। एक बार वो ब्लड में आने के बाद वो जब बॉडी में घूम के वापस किडनी के पास आता है और किडनी में आने के बाद वो हमारे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में आता है और हमारे नेफ्रॉन के टिब्यूल में आता है। लेकिन जब वो नेफ्रॉन के टिब्यूल से फिर एक बार ब्लड में जाता है, ये सेकेंड टाइम उसकी प्रोसेस है ब्लड में जाने की, इस रीजन से हम उसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन? रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी इज व्हाट वी आर डीलिंग ओवर हियर। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हमने बताया था आपको ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है, ये आपकी एपिकल मेम्ब्रेन है। बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल एटीपीएस पंप है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। हमें पता है ये पंप क्या करता है, 3 सोडियम को इंटरस्टिशियल स्पेस में डालेगा और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेगा। जब हमने कहा कि यहाँ से हम सोडियम को बाहर डाल रहे हैं, 3 सोडियम हम बाहर डाल रहे हैं, तो ध्यान में रहे यहाँ पे सोडियम अक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे सोडियम की डेफिशिएंसी होगी। इस सोडियम की डेफिशिएंसी के कारण होता क्या है, यहाँ से हमें सोडियम को पुल करना पड़ता है, यानी कि हम ल्यूमेन से सोडियम को अंदर की तरफ डालते हैं। ऑलराइट, तो दिस व्हाट टेक्स प्लेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ऑलराइट, तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ का जो सोडियम था वो हमारे टिब्यूल सेल में आ गया और यहाँ पर जो हुआ वो था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान में रहे यहाँ along the basolateral membrane the movement of sodium from the tubule cell to the interstitial fluid takes place through primary active transport, and the movement of sodium from the lumen to the tubule cell takes place with the help of diffusion. All right, simple diffusion, that's it, है ना। कई बार it takes place not through simple diffusion, it takes place through facilitated diffusion। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हर जगह पे हमारे पास क्या है, कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्टर है। तो यहाँ पर कौन सा हुआ, यहाँ पर हुआ हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ऑफ कोर्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एंटी पोर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन को बाहर पंप किया और पानी को मतलब सोडियम को अंदर लिया। ठीक है, इसके अलावा सोडियम और क्या क्या करता है, सोडियम इसके साथ साथ ग्लूकोज को करता है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज प्लस सोडियम का बाहर अंदर पंपिंग होना, अमीनो एसिड प्लस सोडियम का अंदर पंप होना। अब यहाँ पर अमीनो एसिड और ग्लूकोज का ये जो ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट इज हैपनिंग जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द secondary active transport. So please remember, glucose and amino acids are transported from the lumen of the proximal tubule to the tubule cell via the प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि एक और क्लोरीन। तो ध्यान में रहे जो पीसीटी होती है, पीसीटी के अर्ली पार्ट में या जो इनिशियल पार्ट है वहाँ पे मोस्टली आपका हाइड्रोजन, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, इन सभी का एब्जॉर्प्शन होगा। थोड़ा और लेट पीसीटी में आप देखोगे तो वहाँ पर आपका क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन मोस्टली होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, सॉरी, है ना, से वापस आपका क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ऑलराइट, एंड वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है, यहाँ पे कोई किसी चीज़ का मीडिएट नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज थ्रू ऑस्मोसिस।
अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, जो हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है तो फैकल्टेटिव और एक होता है ऑब्लिगेटरी। ऑलराइट, ये कंसेप्ट ऑफ फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए समझना, बिकॉज जब हम ऑब्लिगेटरी कहते हैं, ऑब्लिगेटरी मतलब किसी चीज़ के कारण हो रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर काफ़ी सारा क्या हो रहा है, सोडियम का अंदर जाना हो रहा है, सोडियम काफ़ी सारा ट्यूब्यूल सेल में है, तो जब सोडियम का मूवमेंट होता है इनटू द सेल, उसके साथ साथ पानी भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये जो टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, हम उसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी टाइप ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जो फैकल्टेटिव होता है, फैकल्टेटिव हम देखेंगे मोस्टली डीसीटी या सीटी में होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट वी कॉल एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑलराइट, और एल्डोस्टेरॉन, तो उन जब कोई हार्मोन ऐड कर रहा है तो उस केस में उसका रीअब्जॉर्प्शन हम वहाँ पे देख पाएंगे, ऑलराइट। इसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझनी है, वो है अपटेक ऑफ बाइकार्बोनेट, बिकॉज ये एक बफर सिस्टम भी क्रिएट करता है। तो आप अगेन हम बैक टू द सेम पिक्चर, वी कैन सी यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये ट्यूब्यूल सेल है, और यहाँ पे ल्यूमेन है। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ क्या, हमने जब यहाँ पर मतलब हमारे सेल के अंदर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सेल ने कोई मेटाबॉलिज्म किया होगा, कुछ किया होगा, तो हमारे पास CO2 प्रोड्यूस हुआ और H2O प्रोड्यूस हुआ। उस CO2 और H2O ने क्या किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में उसने H2CO3 बनाया। अब ये जो H2CO3 वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू HCO3 माइनस एंड H प्लस। ठीक है, ये जो HCO3 माइनस होता है, ये Na के साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, लेकिन अब ये H प्लस का क्या, ये H प्लस क्या होता है, एक्सचेंज होता है सोडियम के साथ। ठीक है, ये H प्लस क्या हो जाता है, सोडियम के साथ। तो हमने क्या किया, हमने हमारे इस मेथड से हमारी यूरिन को एसिडिक किया। सी दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। अगर आपको यूरिन का ज़्यादा एसिडिफिकेशन चाहिए तो आप मोस्टली देखोगे कि ये H प्लस को आप ल्यूमिन में डाल दो और बाइकार्बोनेट को आप वापस आपके ब्लड में ले लो, ताकि आप क्या मेंटेन कर पाओ, आपकी जो एसिडिक नेचर है वो आप आपका मेंटेन कर पाओ। यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट। बिकॉज हम जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज आपका ब्लड अगर काफ़ी एसिडिक हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ से हमारा H प्लस आएगा, ये H प्लस अंदर जाएगा, सोडियम बाहर, जैसे सोडियम के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लड से एसिडिटी निकाल रहे हैं और एल्कलाइन नेचर इसमें ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट, और ये H प्लस इसके थ्रू बाहर हो जाएगा, इसके थ्रू नहीं हुआ तो और इस मैकेनिज्म से हो जाएगा, बट वी कैन डू दैट। अभी ये जब H प्लस बाहर गया तो हमें पता हमारे ग्लोमेरुलस से भी क्या हुआ, HCO3 माइनस आयंस फिल्टर होके आए होंगे ब्लड में से। जब ये आया तो उन्होंने H2CO3 के फॉर्म में कंबाइन किया, ये H2CO3 के फॉर्म में हमने देखा कि एक नया ध्यान में रहे, ये जो HCO3 माइनस है और ये जो HCO3 माइनस है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। गलती से भी कहीं एग्जाम में ये मत कह देना कि किसी सामने कि यही HCO3 बाहर गया और इसने जाके, अदरवाइज कोई पॉइंट ही नहीं बना ना उस चीज़ का। इस चीज़ को करने का बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, ऑलराइट। जब आपके पास ये बाइकार्बोनेट आया, इस बाइकार्बोनेट ने आपके H प्लस के साथ कंबाइन किया, H2CO3 बनाया, H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस किया, और ये CO2 ने आपके सेल के अपटेक के थ्रू आपने CO2 को आपके ट्यूब्यूल में डाल दिया और आपका जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। तो आपने क्या किया, एक तरफ आपने एसिडिक नेचर आपके इसमें डाला, किसमें, यूरिन में, और जो बाइकार्बोनेट था वो आपने डाल दिया ब्लड स्ट्रीम में, ऑलराइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। पीसीटी हम समझ लिए, अब चलते हैं पीसीटी से लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, तो देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत परमिएबल होता है वाटर के लिए। ठीक है, तो वाटर के लिए, हाँ एक और बात, जब हमारा पीसीटी में जो फिल्ट्रेशन होके आता है, चलिए वो अब बाद में बात करें, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक, तो हम अब देख सकते हैं यहाँ पे कि H2CO3 क्या होता है, H2CO3 नहीं, H2O जो होता है यहाँ पे परमिएबल होता है, ये बहुत इजीली यहाँ पे परमिएबल हो जाता है आपका 300 से 700 से, हाँ 1000 से 1200। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ड्यू टू आपकी जो यूरिन हो रही है वो कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है, क्यों, क्योंकि आपने पानी बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे आप असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाते हैं, माइंड यू दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, एंड असेंडिंग में भी ये थिन लिम्ब है, दिस इज नॉट द थिक लिम्ब, दिस इज द थिन लिम्ब ऑफ ascending limb of loop of Henle, thick ascending limb of thin thin sorry thin ascending limb of loop of Henle। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम एंड उसके साथ क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सॉल्यूट बाहर परमिएबल है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, तो यहाँ पे वाटर परमिएबल और यहाँ पे
सॉल्यूट इम्परमेबल। तो आप देख सकते हो कि अब आपने आपकी यूरिन को और डाइल्यूट कर दी, मेड इट हाइपोटोनिक टू योर प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या ऑस्मोलरिटी पे होता है 300। अब यहाँ से चलते हैं थिक पार्ट पे। तो थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, थिक असेंडिंग लिम्ब सेल में क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इट इज़ नोन एज सोडियम पोटेशियम टू क्लोरीन ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है ना, ल्यूमन में से एक पोटेशियम, एक सोडियम और 2 क्लोरीन को उठा के सेल के अंदर डाल देता है। ठीक है, ये क्या करता है, सेल को उठा के अंदर डाल देता है, ठीक, सेल के अंदर डाल देता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो पोटेशियम, अब ऐसे तो बहुत सारा पोटेशियम आपका अक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। पोटेशियम आपका बहुत, तो आपने ये पोटेशियम और क्लोरीन, इन दोनों को तो आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया ब्लड में थ्रू दिस ट्रांसपोर्टर। लेकिन आपका आप सोडियम का क्या करोगे, सोडियम को आपने कैसे ट्रांसपोर्ट किया। सोडियम के लिए तो एक ही ऑप्शन होता है, सोडियम पोटेशियम ATPase ट्रांसपोर्टर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये आपका यहाँ का जो सोडियम था, ये यहाँ का सोडियम क्या है कि यहाँ से 3Na से बाहर हो जाएगा और 2K। तो आपने यहाँ से 2 पोटेशियम अंदर ले लिए, 2 यहाँ से 1 पोटेशियम अंदर ले लिए। तो बेसिकली आपने इस सेल को बहुत पोटेशियम रिच कर दिया। आप किसी भी सेल को बहुत पोटेशियम रिच नहीं कर सकते हो, अदरवाइज वो हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर सेल, है ना। तो आपके लिए आपके पास थोड़े ज़्यादा आपको लगेंगे, क्या लगेंगे, यू विल नीड रिक्वायर अ बिट मोर ऑफ ट्रांसपोर्टर विच विल रिमूव द पोटेशियम। तो एक ट्रांसपोर्टर आप देख रहे हो अकेला ही है कि पोटेशियम यहाँ से डिफ्यूज़ हो गया ब्लड में, एक क्लोरीन के साथ उसने किया। यहाँ पे भी कुछ होते हैं जो आपने कुछ को उठा के सीधा वापस आपके ल्यूमेन में डाल दिया। कुछ दो डाईवैलेंट कटायंस होते हैं जैसे Ca2+, Mg2+, ये भी डाईवैलेंट कटायंस क्या होते हैं, पैरासेल्यूलर पाथवे के थ्रू सीधा ब्लड में चले जाते हैं। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के सेल को देखने के बाद अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल और जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, जो थिक पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल का जो सेल होता है, इसमें हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्टर है। ये मोस्टली एक्टिव नहीं होता, यहाँ पर बहुत कम, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी हार्मोन, या फिर ये कोई कुछ एब्जॉर्प्शन डिटेक्ट करता है कि भैया बहुत ज़्यादा लोड है सोडियम का अभी तक, यानी बहुत ज़्यादा सोडियम अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा क्लोरीन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो आपकी यूरिन में बहुत सारा सॉल्ट्स निकल जाएंगे जो आप नहीं निकालना चाहते। तो उस टाइम पे हमारे पास ये एक्टिवेट होता है। आप देख सकते हो क्लोरीन और सोडियम क्या हो जाएंगे, सिम्पोर्ट हो जाएगा इनका, ये दोनों सिम्पोर्ट के फॉर्म में अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद वही हम देखते हैं कि या तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू करेगा, या फिर यहाँ पे हमारे पास सोडियम कैल्शियम पंप्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, सोडियम को ये बाहर निकलने का तो यही एक रास्ता होता है। एक और होता है कि यहाँ से जो हमने कैल्शियम, मैंने कहा था ना डाईवैलेंट कटायंस भी आपको लूज नहीं करने, तो हमने क्या किया, डाईवैलेंट कटायन को PTH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आपने यूज़ किया। ये ध्यान रहे, ये मैंने कहा कि DCT जो होगा वो हार्मोन इन्फ्लुएंस के अंडर ही बहुत ज़्यादा काम करेगा। जैसे कि ये काम करेगा अंडर एल्डोस्टेरॉन, इन सब के इन्फ्लुएंस में ये वाला काम करेगा जब आपका PTH का, जब आपको PTH आपको बहुत सारा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो आपने क्या किया, कैल्शियम को PTH के इन्फ्लुएंस में पंप किया और आपने क्या किया, आपके कैल्शियम को वापस रीअब्जॉर्ब करवा लिया आपके इंटरस्टिशियल स्पेस। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के बाद हम अगले आते हैं हमारे इनटू समथिंग कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। अब अक्सर कुछ बुक्स में ये लिखा है कि जो आपके कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल सेल्स, एक होते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स। ऑलराइट, देयर आर दीज टू काइंड ऑफ सेल्स। ऑलराइट, दोनों ही सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है ना, और उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोस्टेरॉन। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल सेल को। प्रिंसिपल सेल क्या होता है, इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। जब एल्डोस्टेरॉन का रिलीज होता है, सेल इसको डिटेक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाके वो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, और प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने से क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करता है, जिससे हमने क्या किया, सोडियम को पुल किया, जिससे हमने क्या किया, सोडियम को टिब्यूल से हमने उसको सेल के डक्ट मतलब सेल के अंदर लिया। अब साथ ही साथ हमने क्या किया, साथ ही साथ हमें ये भी एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि हमें सोडियम का क्या करना है, पिकअप करवाना है, पिक करवाना है हमें सोडियम को। तो हमने सोडियम को इंटरस्टिशियल सेल के साथ एक्सचेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। आप देख सकते हो सोडियम हर पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, बट ध्यान रहे सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन DCT और कलेक्टिंग डक्ट में होता है वो सिर्फ अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, अदरवाइज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वो नहीं होता। ऑलराइट,
उसके बाद आते हैं इसके इंटरस्टिशियल सेल पे। तो इंटरकैलेटेड सेल में क्या होता है, इंटरकैलेटेड सेल में क्या होता है, इंटरकैलेटेड मोस्टली बाइकार्बोनेट को रेगुलेट करने के लिए होता है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हमने देखा कि हमारे पास बाइकार्बोनेट काफ़ी सारा यहाँ पे बन गया, तो हमने क्या किया, बाइकार्बोनेट को पुश आउट कर दिया, वी हैव पुश्ड इट आउट ऑफ द सेल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसके एक्सचेंज में हमने क्लोरीन को ले लिया। ऑलराइट, ये क्लोरीन क्या होगा, ये क्लोरीन सीधा सीधा आके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बाइकार्बोनेट के साथ साथ हमारे पास H प्लस भी बना, तो इस H प्लस को हमने एक्सचेंज किया है हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम के साथ, है ना। मोस्ट ऑफ पोटेशियम क्यों, क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा कि सोडियम बहुत कुछ रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं हम, बचता थोड़ा बहुत पोटेशियम है, तो ये कटायन आयन एक्सचेंज हम कर लेते हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं उसके एपिथेलियल में वाटर रीअब्जॉर्प्शन अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। सपोज आपकी बॉडी में से बहुत सारा यूरिन बाहर निकल रहा है जो हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ कंजर्व करना है वाटर, तो हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिलीज होने के कारण हमारे पास जो एक्वापोरिन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में एक्वापोरिन 2 होता है, लूप ऑफ हेनले में एक्वापोरिन 1 होता है, ठीक है। जो डिसेंडिंग लिम्ब थी वहाँ पे एक्वापोरिन 1 था। तो हुआ क्या, जैसे ADH आया, ADH ने हमारे साइक्लिक AMP को एक्टिवेट किया, वहाँ से प्रोटीन काइनेज वगैरह सब कुछ होके उन्होंने क्या किया, हमारे एक्वापोरिन का फॉर्मेशन बढ़ा दिया, और उस एक्वापोरिन फॉर्मेशन से हमने क्या किया, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाया। ऑलराइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर थी रीएब्जॉर्प्शन की, फ्रॉम द PCT टिल द कलेक्टिंग डक्ट। एक बार इसको स्लाइटली रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ हम कुछ सिक्रीशन के भी सब्सटेंसेस देखेंगे, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो सीक्रेट होते हैं, एंड देन वील वाइंड अप। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये क्विक रीकैप वीडियो है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट बन के हमारे बोमन्स कैप्सूल में आया था, यहाँ पे हमारे पास टिब्यूल था। सबसे पहले हमने बात करी थी पीसीटी में सबसे ज़्यादा हमने कहा था वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, 65% वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। 2-3 तरीक़ों से देखा था हमने, यहाँ पे कहा था कि पीसीटी में होता है वो ऑब्लिगेटरी फॉर्मेट में, ऑलराइट, ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, वाटर दोनों पास से ले सकता है, पैरासेलुलर ट्रांससेलुलर दोनों पास से लेके वो क्या कर जाता है, वो आपके टिब्यूल से आपके ल्यूमिन के टिब्यूल के ल्यूमिन से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है। सोडियम हमने देखा था, सोडियम का जो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन थी उसके अलोंग उसका जो ट्रांसपोर्ट था वो था इन फॉर्मेट ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अलोंग द एपिकल मेम्ब्रेन हुआ था एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। पोटेशियम भी एक्सचेंज हुआ था, उसके साथ कई बार पोटेशियम का जो एक्सचेंज हुआ था वो हुआ था उसके बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे। ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो गया था अलोंग विद सोडियम, ये हुआ था इन फॉर्मेट ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लोरीन, हमने क्लोरीन का भी देखा था कि क्लोरीन मोस्टली लोअर पार्ट ऑफ पीसीटी में होता है, लोअर पार्ट ऑफ पीसीटी में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। बाइकार्बोनेट आयंस भी एक्सचेंज करते हैं हम। यूरिया 50%, हाँ हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, कुछ यूरिया हमारी ब्लड में भी ज़रूरी होता है, तो हम उस कुछ पार्ट को हम उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, बट मेजरली आपको यहाँ पे वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोरीन का ध्यान रखना है। बाइकार्बोनेट का हमने देखा था कैसे हमने हमारे बाइकार्बोनेट को पुश कर दिया था हमारे टिब्यूल सेल से ब्लड में, और हमारे जो इसके साथ H2CO3 के फॉर्मेट में जो H प्लस बना था वो H प्लस को हमने वापस ल्यूमिन में डाला था। ल्यूमिन में उसने जो ल्यूमिन के जो बाइकार्बोनेट थे, यानी टिब्यूल, जो हमारी ग्लोमेरुलर पीसीटी के जो टिब्यूल है, उस पीसीटी के टिब्यूल में जो बाइकार्बोनेट थे वो बाइकार्बोनेट्स ने H प्लस के साथ कंबाइन किया था, और उन्होंने H2CO3 बनाया था, और उस H2CO3 से वापस हमें पानी और CO2 मिला था। इस CO2 को हमने वापस अपटेक करवा दिया था इनटू द टिब्यूल सेल, ठीक है। यहाँ पे सिक्रीशन किसका होता है, H प्लस का सिक्रीशन होता है, हाँ कुछ हद तक होता है, अमोनिया होना बहुत ज़रूरी होता है, यूरिया का भी होता है, और क्रिएटिनिन का भी होता है। ऑलराइट, तो ये क्रिएटिनिन देखिए, सिक्रीशन जो होता है यहाँ पे, सिक्रीशन के सब्सटेंसेस मोस्टली सिमिलर होते हैं, ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि हम यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आके, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमने देखा कि यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत होता है। उसके बाद हमने यहाँ से देखा कि जो थिन पार्ट था, इस थिन पार्ट में हमारे सॉल्यूट्स का बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये थिक पार्ट है, थिक पार्ट पे हमने कहा था हमारे पास
सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन का ट्रांसपोर्टर होता है, वो क्या करता है, यहाँ से हमारी सोडियम को उठा के ब्लड में धकेल देता है, क्लोरीन को ब्लड में धकेल देता है। काफ़ी सारा पोटेशियम हमारे ट्यूब्यूल सेल के अंदर अक्यूमुलेट होता है, लेकिन वो भी हम मैकेनिज्म्स होते हैं हमारी बॉडी में जो उसको मैनेज कर लेते हैं। वहाँ से फिर हम डीसीटी में आए। डीसीटी में हमने यहाँ पे कहा था, देखिए लूप ऑफ हेनले में वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हो गया, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोरीन हुआ, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है और कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं होता। सिक्रीशन किसका होगा, यूरिया का होगा, क्रिएटिनिन का होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डीसीटी पे। डीसीटी पे भी मैंने कहा सिर्फ 3 चीज़ों का होता है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पीटीएच, यहाँ पे आपका कैल्शियम भी होगा नो डाउट। यहाँ पे डाइवैलेंट कटायन का भी होता है, हमने देखा था कि जो थिक पार्ट है वहाँ पे कुछ डाइवैलेंट कटायन जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका भी होता है। जब हम डीसीटी पे आ गए थे तो हमने कहा था वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ये जो भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है परसेंटेज में, दिस इज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स लाइक एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच, यहाँ पे काफ़ी सारा वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम और क्लोरीन का अपटेक होता है, और वो सोडियम और क्लोरीन के साथ साथ वाटर भी खिंच जाता है, ठीक है। Another thing that we saw over here, coming to the collecting duct, हमने collecting duct में देखा वाटर, सोडियम, यूरिया, इनका हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन। हमने यहाँ पे देखा 2 टाइप के सेल हमने कहे थे, जो हमारा प्रिंसिपल सेल था वो मेंटेन कर रहा था हमारे सोडियम के लेवल्स को, ऑलराइट, और जो हमारा इंटरकैलेटेड सेल था वो हमारे मेंटेन कर रहा था बाइकार्बोनेट के लेवल्स को। उसके बाद हमारे पास हमने कहा था कि जो कलेक्टिंग डक्ट में कई बार हमारे पास एक्वापोरिन्स ओपन हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, और वो एंटी डायरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर हम एक्वापोरिन 2 ओपन हो जाते हैं, और उस एक्वापोरिन 2 से हम काफ़ी सारा वाटर रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो फैकल्टेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पीसीटी में हुआ वो ऑब्लिगेटरी हुआ। लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन 1 था और यहाँ पर एक्वापोरिन 2 था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब यहाँ से प्लाज्मा फिल्टर हुआ तो पीसीटी में वो कम्प्लीटली जो आपका फिल्टरेट था, आपका फिल्टरेट कम्प्लीटली आइसोटोनिक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे आते गए वो हाइपरटोनिक हुआ, हाइपरटोनिक होता गया, और जैसे जैसे हम वापस ऊपर जाते गए वो हाइपोटोनिक होता गया, इट बिकेम हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पर 300 था, 300 से फिर हम 400, 600, 800, 1000, 1200 पे आ गए थे। 1200 से हम वापस रिवर्स आना स्टार्ट करते हैं, 800, 600, 400, 200 एंड अप्रॉक्सीमेटली 100 की ऑस्मोलैलिटी तक हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ऑलराइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, कौन कौन से सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, कौन से रीअब्जॉर्ब होते हैं। सिक्रीटिंग सब्सटेंसेस मोस्टली आपका अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब्सटेंसेस आपके सिक्रीट होते हैं। और आई होप आपको ये पूरा पसंद आया हो, आपको समझा हो एग्जैक्टली कि किस तरीके से हमारे किडनी में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की, यानी कि जो यूरिन फॉर्मेशन की नेक्स्ट 2 स्टेप्स थी, वो किस तरीके से हमारे नेफ्रॉन बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है ताकि हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रह पाए, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।